हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विनोद केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार जांगिड़ हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लेसन नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स का एंड करेंगे और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो लास्ट टॉपिक है अपना फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक कोड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड चल रहा था, पार्ट 2 हो गया था उसका। तो इसमें थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है न्यूक्लिक एसिड के कार्य, जैविक कार्य, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड के फंक्शंस हैं, ये जैविक कार्य हैं और इसका जेनेटिक कोड। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन नंबर 14 लास्ट टॉपिक है इसका। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक कोड। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य, ये जैविक कार्य जो है न्यूक्लिक अम्ल के, वो मुख्य रूप से दो जैविक कार्य ये दो जैविक कार्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले की हम बात करते हैं डीएनए की प्रतिकृति या पुनरावृत्ति, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी जैसे अपन फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं और कोई भी एक कागज़ होता है, कोई एक पन्ना होता है और उस पर कुछ लिखा होता है, हम बोलते हैं कि इसकी 2 फोटोकॉपी बना दो या 4 फोटोकॉपी बना दो। वो जब उसकी फ़ोटोकॉपी करता है तो सेम उसके जैसी ही वो फोटोकॉपियाँ हो जाती हैं। तो डीएनए भी क्या करता है, इसी प्रकार की फ़ोटोकॉपियाँ बनाता है अपनी बहुत सारी। इसे बोलते हैं डीएनए की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, पुनरावृत्ति, यानी डीएनए अपने ही समान बहुत सारी प्रतियाँ बना लेता है, यानी फ़ोटोकॉपियाँ बना लेता है, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति बोलते हैं, है ना। और ये जो क्रिया होती है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति, ये एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित क्रिया होती है। यानी एंजाइम्स के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया है, ये एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित क्रियाएं हैं, जिससे डीएनए जो होता है वो अपनी रेप्लिकेशन करता है या पुनरावृत्ति करता है। तो इसमें क्या करता है, डीएनए अपने समान प्रतियां तैयार कर लेता है। मैंने बोला ना, फोटोकॉपियां तैयार कर लेता है अपने समान। क्या होता है, एक डीएनए होता है, फिर वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट का मतलब टूटता है 2 भागों में, 1 भाग 2 भाग, फिर वो पहला भाग होता है वो पुराने डीएनए के समान, दूसरा भाग भी पुराने डीएनए, यानी कि एक डीएनए सेम एक जैसे 2 डीएनए, फिर 2 से 4, इस प्रकार से डीएनए अपनी पुनरावृत्ति करता है या प्रतियां तैयार करता है, फोटोकॉपियां तैयार करता है, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो डीएनए प्रतिकृति या डीएनए पुनरावृत्ति में क्या होता है, ये डीएनए अपने समान प्रतियां तैयार कर लेता है, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो इसी कारण जो माता पिता के लक्षण होते हैं वो संतान में पहुंचते हैं, संतान में जाते हैं। यानी माता पिता से लक्षण जो होते हैं संतान में जाते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा माता पिता के घुंघराले बाल, तो बच्चों के भी घुंघराले बाल होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कलर भी मैच करता है कई बार। तो ये सारे आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो माता पिता संतान में पहुंचते हैं, किसके कारण, डीएनए के कारण। और ये रेप्लिकेशंस होता है डीएनए में, यानी पुनरावृत्ति होती है, पहला कार्य। दूसरा होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो डीएनए का दूसरा कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य भी जो होता है ना, वो डीएनए का ही होता है। वैसे आनुवंशिक लक्षण डीएनए से, जो आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए से प्राप्त होती हैं, फिर उसके बाद में आरएनए को जाती है, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर वो मैसेंजर आरएनए जो होता है वो राइबोसोमल आरएनए को बोलता है, फिर वो वहाँ से प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो ये आरएनए के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है, लेकिन डीएनए के आनुवंशिक सूचनाओं के आधार पर। ठीक, तो ये जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है डीएनए का, या फिर मैं कहूँ कि न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा जैविक कार्य, ये न्यूक्लिक अम्ल का दूसरा जैविक कार्य, मुख्य जैविक कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक, अब ये कैसे होता है, तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ना, वो 2 पदों में संपन्न होता है, यानी कि 2 पदों में होता है। पहले को बोलते हैं अनुलेखन, इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, देखो अनुलेखन में होता है डीएनए जो है ना, डीएनए ये आनुवंशिक सूचनाओं के द्वारा, यानी डीएनए में आनुवंशिक सूचनाओं के द्वारा आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक, डीएनए में आनुवंशिक सूचनाओं द्वारा आरएनए में संश्लेषण की विधि को ही क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। यानी डीएनए में आनुवंशिक सूचनाओं के द्वारा आरएनए का शोषण, यानी डीएनए
के द्वारा आनुवंशिक सूचनाओं यानी डीएनए द्वारा आनुवंशिक सूचनाओं द्वारा क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। यानी डीएनए के द्वारा आनुवंशिक सूचनाओं के माध्यम से आरएनए का फॉर्मेशन, वो क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। ठीक, इसमें 3 प्रकार के आरएनए यानी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये तीनों का संश्लेषण होता है। ठीक, कब, आनुवंशिक सूचनाओं द्वारा, डीएनए द्वारा आरएनए का फॉर्मेशन, जिसमें तीनों आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तीनों का संश्लेषण होता है इसके अंदर। ये तो हो गया अनुलेखन। अनुलेखन का मतलब हो गया डीएनए में आनुवंशिक सूचनाओं द्वारा आरएनए के संश्लेषण की विधि को ही क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। एक बात। दूसरा होता है अनुवादन, ट्रांसलेशन, अनुवादन, ट्रांसलेशन। ठीक है, अनुवादन में क्या होता है, जो आरएनए बने हैं, है ना, अनुलेखन में जो आरएनए बने हैं, ये आनुवंशिक सूचनाओं के आधार पर क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आनुवंशिक सूचनाओं के आधार पर एमआरएनए द्वारा प्रोटीन के निर्माण को क्या क्या कहते हैं, अनुवादन कहते हैं। यानी आनुवंशिक सूचनाओं के द्वारा आरएनए जो बने थे, उन आरएनए के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण ही क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है, यानी ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है ना, वो बहुत अधिक जटिल होती है। यानी इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा जटिलताएं होती हैं, जिसके द्वारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। बहुत सारे स्टेप्स चलते हैं इसके अंदर। ठीक, तो ये बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा वो होगी, अपने लिए नहीं है। ठीक, ओके। तो डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, कैसे होता है, जैसे मान लो आनुवंशिक सूचनाओं के आधार पर दोनों के द्वारा पहले डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, फिर उसके बाद में ये क्या करेगा, आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। आरएनए में 3 आरएनए होंगे, फिर तीनों आरएनए के द्वारा क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण होगा। तो ये जो प्रक्रम है वो निम्न प्रकार से बताया गया है इसके अंदर। देखो, पहले डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, यानी प्रतिकृति करेगा, अपने ही समान डीएनए की बहुत सारी प्रतियां तैयार कर लेगा। ठीक, ये हो गई। फिर इसके बाद में ये क्या करेगा, अनुलेखन करेगा। अनुलेखन पहली प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन करेगा। अनुलेखन में क्या होगा, आनुवंशिक सूचनाओं के द्वारा डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए का संश्लेषण। तो ये क्या करेगा, एमआरएनए यानी आरएनए का संश्लेषण करेगा, जिसमें एमआरएनए मुख्य है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो एमआरएनए का संश्लेषण हो गया, एमआरएनए का संश्लेषण हो गया। फिर इसके बाद में अनुवादन। ठीक, ये रहा ट्रांसलेशन। अनुवादन क्या करेगा, सूचनाओं के, आनुवंशिक सूचनाओं के आधार पर क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण। तो देखो, सबसे पहले डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन, जो पहला कार्य था, अपने समान प्रतियां तैयार करना। फिर इसके बाद में अब इस डीएनए के द्वारा क्या होगा, अनुलेखन होगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा। और इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए का फॉर्मेशन। ठीक, फिर इसके बाद में अनुवादन होगा इस आरएनए के द्वारा। अनुवादन क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण का एक प्रक्रम है। तो ये जटिल प्रक्रम होता है। तो अनुवादन में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण, किसके द्वारा, आरएनए के द्वारा, यानी एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण। तो ये हो गया अनुलेखन और अनुवादन, याद रखना इसको। ठीक, तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण हो गया और डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए प्रतिकृति होगी। ये डीएनए के कुछ जैविक कार्य थे। तो 2 जैविक कार्य हो गए, तो इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी मैं वीडियो नया बनाऊँ उसमें डालूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड की। ठीक है, जेनेटिक कोड, आनुवंशिक कोड। देखो, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट, न्यूक्लियोटाइड, हमने न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ा है, न्यूक्लियोटाइड भी होता है, पढ़ा है। तो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट ट्रिपल होता है वो, ट्रिपलेट। तो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट तथा एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड्स जो हमने पढ़े थे, प्रोटीन पढ़ा था तब। तो एमिनो एसिड्स जिसमें NH2 और COH सम उपस्थित होता है। तो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट तथा एमिनो अम्ल जो होते हैं ना, इनके मध्य के संबंध को आनुवंशिक कोड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया भाई, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और एमिनो एसिड्स किसका फॉर्मेशन, प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, इन दोनों के संबंध को हम बोल सकते हैं एक तरह से अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कि एमिनो अम्ल यानी न्यूक्लिक अम्ल और एमिनो एसिड्स यानी प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के संश्लेषण यानी कि इन दोनों के बीच संबंध को क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट तथा एमिनो अम्ल के मध्य संबंध को ही क्या कहते हैं, आनुवंशिक कूट कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखें, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट तथा एमिनो अम्ल के मध्य के संबंध को आनुवंशिक कूट कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। इसे एमआरएनए के 3
क्षारों के समूह द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी आरएनए के 3 क्षारों के समूह। आरएनए में और डीएनए में क्या होता है, क्षारक होते हैं, डीएनए में तो होता है, देखो बताया था मैंने आप लोगों को ATCG, और आरएनए में होता है AUCG। तो यहाँ पे आरएनए के 3 क्षारकों के समूह द्वारा, यानी mRNA के 3 क्षारकों के समूह द्वारा इसको व्यक्त करते हैं, है ना। 3 क्षारकों के समूह, 3 क्षारक है, जैसे T तो इसमें होता नहीं है, UACG आदि, तो कोई सा भी हो सकता है इसमें। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, 2 ट्रिपलेट UUU, यानी UUU यूरेसिल क्षारक हो गया, UUU और UUC मतलब साइटोसिन। तो UUU तथा UUC कोड जो है ना वो समान एमिनो एसिड है ना, ये है फेनिल एलेनिन के लिए, फेनिल एलेनिन इसके लिए है UUU एंड UUUC, ठीक है, UUC, ये 2 कोड किसके लिए, फेनिल एनेलिन के लिए, ठीक। आनुवंशिक कूट के लक्षण देखिए अब आप, आनुवंशिक कूट के लक्षण यानी इनके क्या लक्षण हैं। तो पहला देखो, ये ट्रिपलेट होते हैं, सीधी सी बात है, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट, तो ये ट्रिपलेट होते हैं। पहला इसका जो लक्षण है वो ट्रिपलेट होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये 3 चीज़ें याद रखें। इसमें मेन जो लाइन है वो नीचे लेवल, तीसरा जो याद रखें, ये सभी कोशिकाओं के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। जो आनुवंशिक कूट होते हैं ना, सभी कोशिकाओं के लिए समान होते हैं, और ट्रिपलेट होते हैं 2, और तीसरा है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, AUG, ये जो कोडोन होता है, A फॉर एडेनिन, U फॉर यूरेसिल और G फॉर गुआनिन, ठीक है। ये mRNA के 3 क्षारक के कोड है AUG। ये कोडोन जो होता है वो श्रृंखला प्रारंभ कोडोन होता है, यानी कि श्रृंखला का जब प्रारंभ मिलेगा आपको, शुरू में श्रृंखला मिलेगी तो आपको जो क्षारक का कोडोन मिलेगा, यानी क्षारक मिलेंगे ना, वो AUG, A U और फिर G, ये मिलेगा, ये शुरू में मिलेगा, फिर उसके बाद में उनका क्रम होता जाएगा। तो ये श्रृंखला प्रारंभन कोडोन होते हैं, तथा लास्ट में जब मिलेंगे श्रृंखला समापन कोडोन, है ना, श्रृंखला समापन कोडोन, नहीं लास्ट का जो कोडोन होगा श्रृंखला का वो होगा UUA, यूरेसिल एडेनिन, UUA, UAG मतलब U मिलेगा शुरू में, फिर UA या फिर UAG, G फॉर गुआनिन, A फॉर एडेनिन हो गया, या फिर UGA, ये लास्ट में 3, इन तीनों में से कोई सा मिल सकता है, समापन कोडोन बोलते हैं इसे। ये 3 कोडोन जो होते हैं वो समापन, श्रृंखला समापन कोडोन इसको बोलते हैं ना, या विराम कोडोन भी बोला जाता है। ये तीनों जो होते हैं ये विराम कोडोन होते हैं, UUA, UAG और UGA, ये 3 जो कोडोन होते हैं वो श्रृंखला समापन कोडोन होते हैं, या फिर विराम कोडोन इनको बोला जाता है, ठीक। तो ये आनुवंशिक कूट के लक्षण हो गए, इनमें मुख्य ये कई बार कंपटीशन में आ जाता है। AUG ये किस प्रकार का कोडोन है, श्रृंखला प्रारंभन कोडोन, या फिर इन निम्न में से श्रृंखला समापन कोडोन है, इनमें से कोई भी एक दे दें और बाकी के ऐसे दे दें। तो आपको ये 3 याद रखने जो समापन कोडोन होते हैं, UUA, UAG, UGA, ये तीनों समापन है, और AUG जो है वो क्या है, A पहले आ गया और फिर U और फिर G, ये क्या है, श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है, राइट। तो ये हो गया आनुवंशिक कूट और इनके लक्षण, बस इतना सा, ये सिंपल ही छोटा सा है। बायोलॉजी वालों को इसके बारे में बायोलॉजी के अंदर पढ़ने को मिलेगा, जो आपको बायोलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे, वो आपको डिटेल से पढ़ाएंगे आनुवंशिक कूट के बारे में ना, जेनेटिक कोड के बारे में। बाकी अपने में सिलेबस में बस इतना सा ही है, और इससे कोई बाहर क्वेश्चन आता नहीं है अभी तक, आनुवंशिक कूट में से या जेनेटिक कोड में से क्वेश्चन आया नहीं है। आ जाए तो आप लोगों को ये तीसरा जो लक्षण है वो याद रखें, और आनुवंशिक कूट क्या है इसकी डेफिनेशन याद रखें, क्योंकि पहले एक नंबर की परिभाषा में आ सकता है ना। और ये वाला जो होता है ये फेनिल एलेनिन के लिए, ये एग्जाम्पल है UUU और UUC, ये फेनिल एलेनिल के लिए ये होता है, ये कोडोन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपका ये जो लेसन नंबर 14 है ये एंड हो चुका है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए। अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।